Welcome viewers once again to this edition of Weekly Dialogues in Jaipur Dialogues. एक बार फिर हमारे साथ हैं आरिफ आजकिया साहब। इनका परिचय मैं पहले आपसे करा चुका हूं। इनकी जो ओरिजिनल जो इनका गांव है आजक, वो जूनागढ़ रियासत में पड़ता था और वहां से इनकी निकासी है पाकिस्तान में, और ये आज भी अपने आप को आजकिया लिखते हैं। जुड़ाव इन्होंने रखा हुआ है। आजकल इनको लंदन में रहना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में हालात ये हैं कि पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी आदमी बोल के फिर उसके बाद पाकिस्तान में रह नहीं सकता। वो या तो गायब कर दिया जाएगा या उसको जेल में डाल दिया जाएगा या उसकी ऐसी हालत की जाएगी कि वो कुछ कहने लायक नहीं रह जाएगा। और इसी सिलसिले में आरिफ साहब, जब मैं आपके वजीर आजम साहब को सुनता हूँ कई बार कि वो भारत को लेक्चर देते हैं सेक्युलरिज्म के ऊपर, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। और जो हाल हम देख रहे हैं माइनॉरिटीज का है पाकिस्तान में, और जिसकी वजह से भारत सरकार को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाके, और जो वहां से बेचारे मजलूम भाग के आए हुए थे और किसी भी हालत में वापस नहीं जाना चाहते थे, कहते थे कि आप हमें जहर दे दो लेकिन हमें वापस मत भेजो। तो ये जो हालात हैं, इसके पीछे का सच क्या है ऐसा? देखें, पहले तो मैं बता दूं कि हालात जो अभी पिछले 24 घंटों में 3 वाकयात मैं आपको बताता हूं। एक तो हुआ है, एक चर्च था, उसको तोड़ दिया बलवाइयों ने। इलाके के क्रिश्चियन लोग आए तो उन्होंने कहा, पंजाब में इलाके के क्रिश्चियन लोग आए कि भाई आपने हमारा चर्च क्यों तोड़ा? हमने तो बंद रखा था, कोरोना में कोई सर्विस नहीं थी, कोई आदमी अंदर नहीं था, फिर भी वो वीडियो चल रही है, वायरल है। जमीन पे टूटा फूटा बिखरा मलबा पड़ा है, चर्च तोड़ दिया। रहीम यार खान में एक हिंदू फैमिली के ऊपर अटैक किया, उसकी भी नामालूम वजूहात हैं। तो माइनॉरिटीज पाकिस्तान में तो शिकार है, शिकारियों का। खास तौर पे यंग लड़कियों को तो सिंध में जैसे ही पता चलता है कि फला मोहल्ले में कोई लड़की 13-14 साल की हुई है, उस इलाके में मदरसों का बड़ा हॉल है सिंध में। वो मदरसे का कोई भी बच्चा, क्योंकि उसको बचपन से सिखाया जाता है कि किसी को मुसलमान कर लो तो सीधा जन्नत में जाओगे, किसी को काफिर को मार दो तो सीधा जन्नत में जाओगे। अब एक गरीब बच्चा जो मदरसे में मौलवी साहब के सेक्सुअल टॉर्चर का भी शिकार होता है, फिजिकल टॉर्चर का भी शिकार होता है, गुर्बत का शिकार है, वो कहता है यार जन्नत का शॉर्टकट चल भाई। अब वो एक लड़की वहां पे ताड़ ली, उसने उसको अगवा किया 4 लड़कों के साथ मिलकर, उसका रेप किया और उसको बोला कि तेरे छोटे भाई बहनों को मार देंगे वरना मुसलमान हो जा। अब वो बेचारी क्या करेगी? वो फिर अपने खानदान को बचाने के लिए मुसलमान हो जाती है। केस इज नॉट सिंपल लाइक दिस। केस ये है कि उस लड़की का अब सारी जिंदगी की सिलेवरी शुरू हो गई, क्योंकि उसका अब दुनिया में कोई बचाने नहीं आएगा। वो लड़का उसके साथ जैसा सलूक करेगा, उसके साथ धंधा कराए, उसको मारे पीटे, उसके साथ जो करे, क्योंकि अब कोई फैमिली तो आएगी नहीं। जब ननकाना साहब में ऐसा एक वाकया हुआ था सिख लड़की का, उसकी फैमिली जब उठ के आई उसकी मदद के लिए, तो गुरुद्वारा साहब पे उन्होंने हमला कर दिया, गुरुद्वारा साहब के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। देखा तो था। ये तो माइनॉरिटीज का पाकिस्तान में हाल है। अहमदी कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी है, लेकिन माइनॉरिटी कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अहमदियों को नहीं बैठने दिया जाता। पूछा क्यों? इमरान खान ने कहा कि नहीं बैठना चाहिए, लास्ट वीक की बात है, और इमरान खान ने कहा कि माइनॉरिटी कमीशन में अहमदी होना चाहिए। सारे मिनिस्टर खड़े हो गए, उन्होंने कहा काफिर हो गया है क्या तू? अहमदियों को नहीं बिठाएंगे। इमरान खान ने कहा भाई माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी कमीशन में उनका नुमाइंदा बैठेगा। वो कहते हैं कमीशन में बैठेगा तो उसके राइट्स देने पड़ेंगे, उसको ह्यूमन राइट्स रिस्टोर करना पड़ेगा। अहमदीज हैव नो राइट्स। गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा, ये इनका नारा था कैबिनेट में। इन्होंने कहा कि नहीं, अहमदियों को हम राइट्स ही नहीं देंगे। ये तो पाकिस्तान का हाल है कि वो ह्यूमन राइट्स तक नहीं देना चाह रहे। इंडिया में मस्जिदें अजानें दे रही हैं, रात के 5 बजे से शुरू होती है तो अगले दिन 5 बजे तक अजानें, हर थोड़ी देर बाद। मस्जिद रोड पे नमाजें पढ़ो। पाकिस्तान में अहमदी घर में नमाज नहीं पढ़ सकता अपनी, घर में भी अलाउड नहीं है उसको।
देखो पाकिस्तान में कोई जिंदगी नहीं, दुनिया की वर्स्ट कंडीशंस में अगर कोई रहती है, मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी दुनिया में कोई है तो वो पाकिस्तान की लावारिस माइनॉरिटी है, जिसके बारे में कोई बोलता भी नहीं है। आपको अमेरिका की कमेटियां बोलेंगी, यूएन के सारे बोलेंगे, एमनेस्टी, ह्यूमन राइट्स वॉच, हिंदुत्व, इंडिया में माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहा है। अबे कोई दिखाओ तो कि किसके ऊपर जुल्म हो रहा है, कभी कोई एक वाकया ही लेके आओ जिसमें किसी मुसलमान को पकड़ के मारा गया हो या कुछ किया गया हो। रोज हो रहा है पाकिस्तान में, इतनी सी माइनॉरिटी है उसके साथ क्या हो रहा है। इंडिया में तो मिलियंस ऑफ माइनॉरिटी, कितने, मेरा ख्याल है 400-500 मिलियन माइनॉरिटी है। लगभग आपके 200 मिलियन तो मुसलमान है खाली। हाँ, अब होगा, होंगे 170 मिलियन थे 1911 के 2011 के सेंसस में, तो 2000 के सिख है, 200 दूसरी मिलियन तो, माइनॉरिटीज हैं। और उसके अलावा भी और सब मिला के आप सही है, लगभग आप समझ लीजिए कि 250 मिलियन के 300-400, तो, हाँ 250-300 मिलियन होगा ना। तो इतनी बड़ी माइनॉरिटी को राइट्स दिए हुए हैं इंडिया ने। 250 मिलियन की कई कंट्रीज नहीं है। नहीं है, अरे मुसलमान के दो, ये जो जितना इंडिया में रहते हैं शायद पाकिस्तान और इंडोनेशिया के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे आपको इतने मुसलमान। सही है, बिल्कुल सही और है। गद्दार मुसलमान, मैं तो इनको गद्दार कहूंगा क्योंकि इन्होंने दो लोगों के साथ गद्दारी की। एक तो हमारे साथ गद्दारी की कि हमें झांसा दे दिया पाकिस्तान पाकिस्तान, खुद पीछे बैठ गए। आ जाते हैं इधर तो हम मेजोरिटी में होते हैं, तो हमारे साथ गद्दारी की। दूसरा उधर बैठ के हिंदुओं के साथ। तो इसका, आप तो ह्यूमन राइट्स इश्यूज से जुड़े हुए हैं और अक्सर आपको जिनीवा में देखा है। हालांकि ह्यूमन राइट्स कमीशन की वो अपनी अलग एक तरह की दुकान है जिसमें सिर्फ बातें होती हैं, होता कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। लेकिन इन अकलियतों का, ये पाकिस्तानी अकलियतों का आपके हिसाब से क्या हल निकल सकता है, अलावा इसके कि वो सारी की सारी एक मुश्त उठ के भारत में आ जाए? उसके अलावा पाकिस्तान में क्या कोई छोटी मोटी भी उनको किसी भी तरह की अख्तियार सरकार देने को राजी नहीं है, आर्मी देने को राजी नहीं है, मुल्ला मौलवी देने को राजी नहीं है? नहीं, सब राजी हैं भाई, किसने कह दिया? बस वो खाली मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़ लें, सारे राइट्स देंगे। तो आपने कहा ना कि इनका मुस्तकबिल क्या है, तो इनका यही मुस्तकबिल है, या तो मुसलमान हो जाएंगे या मार दिए जाएंगे। भाई हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे कई गली मोहल्लों में मंदिर होते थे। हमारे दादा का घर था, उसके सामने एक बड़ा पीपल का दरख्त था, उसके पीछे एक छोटा कमरा बना हुआ था, वो मंदिर था। शाम को सब लोग तैयार होकर वहां इबादत करने आते थे, हम भी वहां पे प्रसाद लेते थे। लेकिन आज आपको कहीं कोई मंदिर नजर नहीं आएगा, गिनती के 3-4 सिंध में रह गए मंदिर। जिस तरह माइनॉरिटी को वाइप ऑफ किया गया है, यही सिलसिला चलता रहा तो 10-12 साल बाद आप ढूंढ रहे होगे कि पाकिस्तान में कोई माइनॉरिटी है। कराची में तो काफी हिंदू रहते हैं, काफी ट्रेडिंग कम्युनिटी हिंदुओं की हुआ करती थी। बहुत है। मैं जमशेद टाउन में जब मेयर था कराची में, तो हिंदुओं के जो 4 बड़े पुराने मंदिर हैं उसमें से एक है हनुमान जी, सरपंच हनुमान जी मंदिर। ये कराची में सोल्जर बाजार में है। दुनिया में 4 कदीम तरीन पुराने तरीन मंदिरों में से है। तो उसके जो पंडित साहब हैं वो मुझसे मिलने आए कि मेयर साहब आपको हम मंदिर के लिए कुछ काम कराने तो प्लीज विजिट करें। तो मैं गया विजिट करने। तो मैंने देखा तो एक छोटे कमरे में भगवान की मूर्ति रखी हुई और उस पे वो जमीन पे बैठे हुए थे पंडित साहब, और कुछ लोग खड़े इबादत कर रहे थे। तो मैंने देखा पुरानी किले की तरह की दीवार थी चारों तरफ। मैंने कहा बड़ा मंदिर है। तो कहता यही मंदिर है, बाकी सब कब्जा हो गया है। क्या मतलब? बोला ये 10 प्लॉट पे ये मंदिर ओरिजिनल है, जिसमें से 8 पे कब्जा है, और आपके मौलवियों ने वहां पे अपनी फैमिलियों के साथ रह रहे हैं। मैं कहा मंदिर में? बोला वो कह रहे हैं ये मंदिर, ये भी हटाओ इधर से। मैं फिर गया अंदर। मैंने कहा आपने मुझे बुलाया है क्यों? बोला हम ये खाली करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये तो अदालत का काम है। तो निकाला अदालत का पर्चा। बोला ये देखो अदालत ने भी इनको ऑर्डर दिया है, पुलिस नहीं आती मदद करने, इनको कैसे निकालें? तो मैंने दरवाजा नॉक किया तो एक मौलवी साहब आए टोपी पहने हुए। मैंने कहा भाई साहब ये आपका घर है? बोला हाँ। मैंने कहा आपका कैसे? बोला ये पंडित साहब खड़े हैं ना, इनके दादा को मेरे दादा ने इतने पैसे दिए थे और ये कमरा हमने खरीद लिया था। मैंने कहा कोई कागज? कहता है कागज नहीं। तो मैंने कहा अदालत तो कह रही है खाली करो। कहते तू कौन है? मैं कहा मैं यहाँ का मेयर हूँ। तो कहता है तू मुसलमान है? मैंने कहा कहाँ? तो कहता है तू कैसा मुसलमान है, तू अपने भाई की मदद नहीं कर रहा है, इसकी मदद कर रहा है।
काफिर की। तो ये तो हालत है भाई। मेरे ऊपर वहां पे केस चल रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, क्योंकि मैंने उनको फिर बदमाशी से निकालने की कोशिश की थी। उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया, उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया। फिर मैंने पुलिस को बदमाशी का ऑर्डर दिया, मैंने कहा बदमाशी करो भाई। जब बदमाशी की तो वो फिर मेरे ऊपर केस बन गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। मेरा ख्याल आज भी वो 10 में से 8 प्लॉट कब्जे में है। 2 तो प्लॉट ये है कराची में। और वहां पे मैं जब फिर मेरी काफी क्लोजनेस हुई थी, वो महाराज जो थे पंडित के जो रखवाले थे, तो काफी हिंदी कम्युनिटी ने मुझे कई प्रोग्राम्स में इनवाइट किया। होली में किया था, शिवरात्रि में किया था। तो मैं जाता था तो वाकई बहुत बड़ी कम्युनिटी और कंट्रीब्यूशन है इनका ट्रेड में वहां पे कराची की। अनाज के बिजनेस में काफी हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन डरे हुए रहते हैं, थर्ड क्लास सिटीजन की हैसियत से रहते हैं, और हर वक्त खौफजदा रहते हैं कि यार पता नहीं कब कौन क्या चक्कर में आके हमारे ऊपर हमला कर दे, क्या कर दे। ब्लास्फेमी का तलवार लटकी रहती है। दुनिया की सबसे ज्यादा परसिक्यूटेड कम्युनिटी पाकिस्तान माइनॉरिटी है भाई। मुझे तो लगता है कि शायद सऊदी अरब और ईरान वगैरह में भी इतना ज्यादा प्रोसिक्यूशन नहीं होगा जितना पाकिस्तान में हो रखा है। वहां पे है नहीं ना, माइनॉरिटी को नेशनलिटी नहीं देते ना, तो वैसे ही फिर उनके सिटीजन नहीं है या इक्वल सिटीजन नहीं है, सेकंड क्लास हैं। बाकी तो इबादत गाह बनाने की, मंदिर बनाने की सऊदी अरब में तो इजाजत नहीं है, मेरा ख्याल है ईरान में भी नहीं है। अबू धाबी में बना है एक मंदिर अभी रिसेंट में। मुस्लिम वगैरह कम्युनिटी हुआ करती थी, वो तो मेरे ख्याल से लगभग खत्म है। मुसलमान का काम ही यही है भाई। सॉरी टू से, मेरे पास इसी मोबाइल में कई वीडियो पड़ी हैं जो साफ मौलवी कहता है कि इस्लाम की दावत दो, जो कबूल नहीं करता वो जीने का हक नहीं उसका। अल्लाह बने हुए हैं सब, इधर खुदा बन गए हैं। हाँ, ये तो हमारे यहाँ देखिए आप, ये तो आप बात कर रहे हैं जो एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे भी जो देवबंद है, दारुल उलूम देवबंद, उसकी जो किताब है हिदाया, उसमें जिहाद का यही, इसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन यही दी हुई है ऐसा कि ही है। जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और जो उसे कबूल न करे उससे जंग करने का नाम है, ऐसा ही है। और उसके बाद कहते हैं कि इंडिया सेक्युलर नहीं है, पाकिस्तान सेक्युलर। लेकिन आपको मैं एक मजे की बात बताऊं कि पहले ये आपस में एक दूसरे को भी मुसलमान नहीं मानते। बरेलवी देवबंदी को मुसलमान नहीं मानते, शिया को नहीं मुसलमान मानते, सारे फतवे हैं। शिया को मुसलमान नहीं मानता, वहां भी इन तीनों को मुसलमान नहीं मानता। आप यकीन माने, पाकिस्तान में अगर आप पिछले 20 साल की हिस्ट्री उठाकर देख लें तो वहाबियों ने, ये देवबंदियों ने बरेलवी मस्जिदों पे इतने धमाके करवाए, शियाओं पे करवाए, क्योंकि असल जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर है ना, ये बरेलवी है ना, ये आपके हिंदुस्तान का इस्लाम है। इसमें काफी हद तक रिफॉर्म्ड इस्लाम था। ये जो अंग्रेजों ने तबलीगी जमात, देवबंद मदरसा और जमात इस्लामी जो बनाई है 100 साल पहले, ये 3 जमातें ही बनाई इसलिए गई थी कि इंडिया का मुसलमान काफी हद तक सेटल था भाई। मजार, यात्राएं, ये सब मिलके चलती थी, कभी हिंदू मुस्लिम क्लैश नहीं होते थे। हिंदुस्तान के मुसलमान ने काफी रिफॉर्म क्या हुआ था, वरना सऊदी अरब में मजार नहीं होते, धागे नहीं बांधे जाते, ये सब चीजें नहीं होती। इंडिया में ये होती हैं, कवाली, नात, ये सब भजन से डिराइव्ड है। लेकिन सऊदी अरब में कवाली, नात वगैरह हराम है। तो ये सब मुसलमान जब आपको कहे ना कि भाई काफिर को जीने का हक नहीं, तो पहले उनसे पूछो कि भाई आप बताएं तो मैं कौन सा मुसलमान बनूं। क्योंकि मुझसे अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान में शरीयत होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए, सिर्फ इतना बता दो कौन सी होनी चाहिए। बरेलवियों की शरीयत चाहते हो कि शिया की चाहते हो कि वहाबी की चाहते हो, अहले हदीस की चाहते हो? तो इनके तो आपस में एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते, बात काफिर तो दूर की बात। ये तो मुझे याद आता है, हालांकि पार्टीशन का सारा मूवमेंट बरेलवियों के सहारे से। बरेलवी था। और आपके जो अहमद रजा बरेलवी साहब, जिन्होंने ये बरेलवी की स्थापना की थी, जिसको स्टैब्लिश किया था बरेली में 1904 में शायद, तो उनका एक बड़ा वो फतवों का एक कलेक्शन है, ये फतावा रजविया बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी बड़ा एक्सट्रीमिस्ट टाइप का है, उसमें तो एक पूरा देखें है तो सही ना, इस्लाम तो है ही एक्सट्रीम टाइप का, मजहब भी एक्सट्रीम टाइप का है, तब आप उसमें से कहां से नरम की तशरीह लाओगे? किसी ने बताया मुझको कि साहब आप क्या बात करते हैं, क्योंकि मैं भी ये कि ये
क्योंकि बरेलवी जो है वो जितने भी आपके मेजर तरीके हैं और उनके जितने भी सिलसिले हैं उसमें नक्शबंदियों का एक वो अहमद सरहिंदी वाला जो सिलसिला है उसको छोड़ के जो दूसरा नक्शबंदियों का सिलसिला है वो भी इनके साथ में, बरेलवियों के साथ में, और बाकी आपके कादरी, चिश्ती, सुहरावर्दी, कुबरावी, ये जितने भी हैं ये सब इनमें शामिल है। तो मेरा यही जिक्र था, मैंने यही सवाल पूछा कि भाई तो फिर ये जो आप लोग कहते हैं कि सूफी जो है वो बड़े शांतिपूर्ण होते हैं, तो ये बरेलवियों का ये सब ये कैसे, ये क्यों पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शरीक हो गए? उन्होंने एक चीज बताई, मैं आपको बताता हूँ। जी जी। उन्होंने कहा कि आपने हमारे जो आला हजरत हैं उनके फतवे कभी पढ़े? तो मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ कि उसका कोई, हालांकि मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ लेकिन मैं इतनी तेजी से नहीं पढ़ पाता, और मुझे जितने तेजी से मैं हिंदी अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ तो उर्दू पढ़ने मुझे थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ पाता हूँ, और पढ़ लेता हूँ अच्छी तरह से। और मैं जितने भी इनके ये अखबार हैं उनको पढ़ता रहता हूँ, उनसे निकालता रहता हूँ कि असलियत क्या चल रही है। तो कहा कि साहब कि आप देखिए कि ये इन्होंने इनके फतवे जो हैं उनका एक हेडिंग बनाया है, नफरत के अहकामात। अच्छा। और वो नफरत के अहकामात अलग से ग्रुप करके और अलग से उसकी एक जेनेरिक हेडिंग देके वो सारे फतवे एक जगह कलेक्ट करके कि साहब के आला हजरत साहब ने कहाँ कहाँ काफिरों से और बाकियों से और देवबंदियों से उनसे नफरत करनी है, कैसे करनी है, वो सब पूरा डिटेल वो नफरत के अहकामात में। बताइए साहब, ये अहकामात जारी हो रहा है नफरत के, और बेचारे हिंदू समझते हैं कि साहब कि ये तो बड़े हमसे प्यार से रहते हैं, हमारा भी भला चाहते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सूफियों पर काफी रिसर्च की, मैंने पाया कि साहब कि वो तो सब ढाक के तीन बात एक ही है। देखें संजय भाई, बुनियादी बात यह है कि जब मैं पैदा होता हूँ, जब मैं थोड़ा बड़ा होता हूँ ना, तो मुझे जो पहला सबक सिखाया जाता है वो ये है कि तुम मुसलमान हो, तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो, दूसरों से बरतर हो, क्योंकि खाली तुम जन्नत में जाओगे और कोई जन्नत में नहीं जाएगा, काफिर जन्नत में नहीं जाएगा। तुम कुछ भी गुनाह कर लो, दुनिया में कुछ भी कर लो, कलमा पढ़ते हो, अल्लाह को मानते हो, तुम जन्नत में जाओगे। ये एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो है। आप किसी भी मौलवी का फतवा ले लें, किसी भी मजार पे चले जाएं, बहरहाल वो मुसलमान को सुपीरियर समझता है दूसरों से। ये हमारे अंदर है, हमें सिखाया जाता है बचपन से कि तुम मुसलमान हो, तुम सही रास्ते पे हो, बाकी सब दूसरे रास्ते पे नहीं है, गलत रास्ते पे है। वो सब जहन्नम में जाएंगे, उनको जन्नत नहीं मिलेगी। ये जब हमें बचपन से सिखाया जाता है तो मैं संजय भाई को कैसे बराबरी से देखूंगा? मैं तो कहूंगा संजय भाई चाहे दुनिया सारी जिंदगी अच्छे काम करते रहे, जाना तो जन्नत में ही है। मैं सारी जिंदगी पाप करता रहूं, जाऊंगा तो मैं जन्नत में, क्योंकि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ। तो ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, उसको आप यू कैन नॉट चेंज इट। सही है। मुझे अभी याद आता है कि आपके जब ये खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, मोहम्मद अली जौहर और बल्कि महात्मा गांधी ने तो जो अपना जो फास्ट रखा था वो उनके घर पे ही रखा था, तो बड़े अच्छे दोस्त अपने मानते थे। वो मोहम्मद अली जौहर ने बाकायदा एक तकरीर में बोला, जो अंबेडकर साहब ने अपनी किताब में कोट किया, और उन्होंने अपनी तकरीर में बोला कि मेरा मजहब मुझे ये सिखाता है कि मिस्टर गांधी चाहे कितने भले आदमी हों, लेकिन गिरे से गिरा हुआ मुसलमान मेरे लिए उनसे बेहतर है। सही बात है, हाँ मैंने भी पढ़ा ही है, कोई गलत बात नहीं की, हमारी तरबियत है भाई, सॉरी टू से, लेकिन हमारे मजहब में ये सिखाया जाता है। तो आपके कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की, अकलियत की किसी प्रकार के कोई, इनका कोई फ्यूचर नहीं है, इनकी कोई भी किसी तरह का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इनको या तो वहां से भागना है या कलमा पढ़ना है। यह एक और रास्ता है ना, हमारा मदरलैंड इंडिया आए, हमारे मसले हल करे, खाली माइनॉरिटी थोड़ी, बलोच भी बेचारा मर रहा है, पख्तून भी मर रहा है, मुहाजिर भी मर रहा है, सिंधी भी मर रहा है। वंस एंड फॉर ऑल मसला हल करें भाई। आप हमारे मदरलैंड है ना, क्योंकि आप ही से हम लोग निकले हैं, आप ही हमारी जन्म करता है, हम उधर ही से पैदा हुए हैं। आए अब वंस एंड फॉर ऑल मसला हल करे।
मैं तो कहता हूं कि ज्यादा ना करें मदद। जेन्युइन मूवमेंट्स हैं सारी, राइट्स की मूवमेंट्स हैं, ज्यादा ना करें, उतना कर दें जितना कश्मीर की पाकिस्तान कर रहा है। मैं कहता हूं मसला सॉल्व हो जाएगा। जितना पाकिस्तान कश्मीर में टेररिज्म को कर रहा है, आप यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के लिए खाली इतनी मदद कर दें। मैं कहता हूं पाकिस्तान आर्मी सस्टेन नहीं कर सकती, पाकिस्तान इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती। मसला ये है कि वही संतान धर्म सदियों से जो हमारा है कि किसी दूसरे मुल्क में हम नहीं इन्वेट करेंगे, हम कोई मसला वो नहीं करेंगे, अपने अंदर लगे रहेंगे, इसी में आज तक लगे हुए हैं। भाई खुदा के वास्ते इंसानियत मर रही है पाकिस्तान में, अब इस मसले को सॉल्व करें, इसको वंस एंड फॉर ऑल। हम नहीं कहते आप पाकिस्तान तोड़ें, पाकिस्तान की आर्मी को तोड़ें, हम ये कह रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम की जड़ आर्मी है। आप पाकिस्तान में एक फ्री एंड सेक्युलर डेमोक्रेसी लेके आ जाएं, पाकिस्तान जन्नत है। मसला वहां पे एक इम्पोज्ड आर्मी है, कहीं तो आप उनकी मदद करें, बलोचों की, पख्तून की, ताकि ये आर्मी की कमर टूटे। वो बेचारे ग्रास रूट लेवल पे मरे जा रहे हैं रोज की बुनियाद पे। आज इतने बलो इस वक्त पश्तून एरिया में और बलोच में कल सुबह से ऑपरेशन शुरू हुआ है, कर्फ्यू जैसी हालत है। आपको दुनिया चीखेगी कि कश्मीर में वो इंटरनेट नहीं है, फलान है, ढुमकान है, यहाँ कोई नहीं बोल रहा। कल सुबह से बलोचिस्तान और पख्तून एरियाज में, फाटा में मुकम्मल ऑपरेशन चल रहा है। घर घर की तलाशी के नाम पे बेइज्जतियां हो रही हैं, कितने बंदे उठा के ले गए, दुनिया इस पे कोई नहीं बोल रही। तो पाकिस्तान में खाली माइनॉरिटीज नहीं, एथनिक माइनॉरिटीज का भी मामला बहुत खराब है, जो एक पंजाबी हेजेमनी के अंदर दबे हुए हैं, उनकी मिलिट्री माइट के हाथों तंग आ चुकी है ये पूरी एथनिक माइनॉरिटीज। तो खुदारा हिंदुस्तान जब चाहेगा, हल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नहीं, कितनों को नेशनलिटी दोगे? हर पाकिस्तानी चाहता है कि हमें इंडिया में नेशनलिटी मिले। क्या वसीम अकरम वहां पे काम करना नहीं चाहता? क्या इंजमाम उल हक वहां पे काम करना नहीं चाहता? क्या पाकिस्तान के एक्टर्स वहां पे काम करना नहीं चाहते? क्या मैं वहां पे रहना नहीं चाहता? एक पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि इंडिया की सोसाइटी में जाके रहे। तो या तो फिर आप 200 मिलियन को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत नेशनलिटी दे दें, खाली हो जाएगा पाकिस्तान। उसके साथ वो जो पाकिस्तानी आर्मी है आपने बोला, वो भी तो आपने दहेज में आई। वहां पर खाली जमीन पड़ी होगी, फिर ले लेंगे वो भी। आपको ये लगता है कि ये जो आप बॉर्डर खोलें, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आप बॉर्डर खोलें कि जिसको इधर जाना है इधर जाए, जिसको इधर जाना है इधर जाए। आई गारंटी आधा पाकिस्तान इधर होगा, एक भी इंडिया से नहीं जाएगा। ना राना अयूब जाएगी, ना अरफा जाएगी, ना शेला जाएगी, कोई नहीं जाएगा। जो मजे इनको इंडिया में लगे हुए, क्या जावेद अख्तर साहब जाएंगे? जावेद अख्तर साहब के हम असर साहिल लुधियानवी गए थे, भाग के आ गए। उन्होंने कहा भाई ये कौन सा देश बन गया है, हम तो इसको हिंदुस्तान में की शक्ल में देखते थे, ये क्या है? वापस आ गए, जोश मली आबादी भाग के वापस आ गए। कितने वापस आए? तो यहाँ से कोई नहीं जाएगा, वहां से सब आ जाएंगे। तब तो फिर इसका एक मुकम्मल इलाज यही है कि जैसे आपने कहा कि यद्यपि सनातनियों की आदत इनवर्ड लुकिंग है, लेकिन यहाँ चाणक्य भी हुआ है जो देखें संजय भाई, सिंपल सी बात दरअसल ये है कि इंडिया कुछ नहीं कर रहा ना, तो भी दुनिया चीख रही है ना। कर दो कुछ, फिर भले चीखे तो फिर सेंस ऑफ गिल्ट भी होगा कि चलो यार इनको हक है बोलने का, हमने बदमाशी की है, थोड़ी कर दो बदमाशी। इसके अलावा हल नहीं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। भाई आप मुझे ये बताओ, आर्टिकल 370 में आपने कोई बदमाशी नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, लेकिन कैसा जबरदस्त काम हुआ। 70 साल का एक मसला ठक करके हल हो गया। तो ऐसा एक बार करो, दुनिया चीखती रहेगी। इफ यू आर राइट और राइट कोज के लिए, इंसानियत बचाने के लिए कर रहे हैं, देन एवरीथिंग इज फाइन। चलिए साहब, बड़ी आपने एक अच्छी मुकम्मल बात कही, और मुझे तो ये जरूर लगता है कि ये जो ऑपरेशन होगा, तो यदि इसकी कोई संभावना है, तो ये सक्सेसफुल तभी होगा जब पाकिस्तान 4 टुकड़ों में, 5 टुकड़ों में टूटे। क्योंकि वरना तो ये आर्मी नहीं टूटेगी, आर्मी नहीं टूटेगी तो फिर तो कैसे काम चलेगा? बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, इकोनॉमिक कोलैप्स है ना। सोवियत यूनियन की आर्मी भी नहीं बचा सकी थी उसका कोलैप्स।
तो इकोनॉमिक है ना बहुत तबाही बर्बादी की तरफ जा रही है। ये कोरोना की वजह से बड़ी फंडिंग आ रही है और लोगों ने जो कर्जदार थे वो मांगने कम कर दिए, तो इस वजह से अभी बचे हुए हैं। सितंबर में पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत चूना होने वाला है। सितंबर तक मुश्किल से वो कर सकेगा। तमाम मिनिस्टर्स कह चुके हैं कैबिनेट में कि हमारे पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। कब तक ये कर्जा लेंगे? अभी तो वो किस्तें वापस, वो इंटरेस्ट वापस नहीं कर पा रहे, ओरिजिन तो अभी बाकी है। तो इकोनॉमी बहुत तबाहशुदा है, इसमें ये सरवाइव करना है ना बड़ा मसला है। लेकिन इसमें इंडिया की सरकार को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा। एक तो डिप्लोमेटिक लेवल पे भी आप देखें कि पूरी दुनिया चीख रही है कि इंडिया में कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं चीख रहा? कमजोरी हमारे इंडिया की डिप्लोमेटिक उसमें भी है कि हम नहीं है एग्रेसिव, हम बदमाशी कर नहीं रहे, थोड़ी सी बदमाशी नहीं करेंगे तो ये तो चढ़ते जाएंगे। तो इनको रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग हाथ रखना होगा। थैंक यू वेरी मच आरिफ साहब, आपका थैंक यू संजय भाई, बहुत वक्त लिया, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और हम जयपुर डायलॉग्स के दर्शकों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आरिफ साहब समय समय पर हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और इस तरह के कोई भी वाकयात होंगे या कोई भी ऐसा हॉट टॉपिक होगा तो हम निश्चित रूप से आरिफ साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ें और हमारे दर्शकों को अपने व्यूज का लाभ दें। आई ऑल्सो एंजॉयड संजय भाई आपका जो बड़ा इनफॉर्मल तरीके से जो बातचीत का तरीका है। फिर आपका तो ये तो है, चलो 1 घंटे का प्रोग्राम है, जो 24 घंटे आप एक युद्ध कर रहे हैं ट्विटर पे और इधर किन किन लोगों को आप मुंह देते हैं, ये आपका हौसला है भाई। आपने मतलब मैं तो फिर एक पाकिस्तानी हूँ, बाहर से बैठा हूँ, आप हिंदुस्तान में रह के बड़े बड़े लोगों को जो ट्विटर पे मैं देखता रहता हूँ आपको, तो यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब सर। और अपने देश की हर आदमी को इस तरह खिदमत करनी चाहिए, सच्चाई सामने लानी चाहिए, बस थैंक यू जो सर, आप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.